नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है। आज हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के पुष्प विहार में। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी जी है। और यहाँ पे एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था, तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि इस पे सर का क्या विचार है जो स्वच्छता अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। देखिए, आज ये स्वच्छता अभियान रोशनी महिला विकास ट्रस्ट ने चलाया। एनसीपी की वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं स्टेट की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ महिलाओं में ना बहुत ही टैलेंटेड, बहुत अच्छी सोच और बहुत ऊर्जावान महिलाएं यहाँ पे मुझे मिली। मैं उनसे आग्रह भी किया कि हमारी पार्टी से जुड़ें, और उन्होंने मेरे को संकल्प लेके बताया कि हम लोग पार्टी से भी जुड़ेंगे, क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है, जो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टम में बदलाव आए। सरकारें तो बहुत बार बदल के देख ली, आप सिस्टम को बदल के देखिए। तो मैंने उनको बताया है और उससे बड़ा इत्तेफाक रखा इन्होंने। और अगली मीटिंग के लिए इन्होंने हमें टाइम दिया कि अगली मीटिंग में यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हम महिलाओं को इकट्ठा करेंगे और बदलाव के लिए इस लहर से जुड़ेंगे। जी सर, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, इतना प्रयास करने के बावजूद भी और इतना जागरूकता करने के बावजूद भी दिल्ली साफ क्यों नहीं हो पा रहा? आप देखेंगे तो दिल्ली में उतनी सफाई नहीं है। आप चाहे जहीं पे चलिए, या स्ट्रीट पे या कहीं पे, कूड़ा कचरा का ढेर लगा ही रहता है। लोगों की लापरवाही है या एमसीडी की लापरवाही, किसके वजह से इतना गंदा रहता है? देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट का जो काम है, अगर वो सुचारू रूप से नहीं कर रहा है तो उसमें आपको खामियां नज़र आएंगी। और एमसीडी दिल्ली में जो आपको सुलभ शौचालय टाइप के जो आपको शौचालय मिलेंगे, दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, दिल्ली में देश के बड़े बड़े लीडर बैठते हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली के किसी भी टॉयलेट में ना तो महिलाएं जा सकती हैं, ना ही जेंट्स जा सकते हैं। उसका कारण क्या है? एमसीडी का लापरवाही का सारा उनका काम है, और इधर उधर के काम करना, लेकिन सफाई पे उनका कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री ने जो मुहिम चलाई 2 अक्टूबर को जो मुहिम चलाई, भारत स्वच्छ अभियान, वो अभियान मुझे ऐसा लगता है कि एमसीडी वाले जान के फेल करना चाहते हैं। जगह जगह आप जाइए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप मेरे साथ चलिए, दिल्ली के किसी भी पॉश एरिया में भी जाएंगे तो वहाँ का भी पब्लिक टॉयलेट बहुत गंदा मिलेगा। तो बड़ा शर्म की बात है कि एमसीडी इतना बड़ा डिपार्टमेंट होने के बावजूद एक छोटा सा प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसको साफ से अच्छे से नहीं चला पा रहे। तो सर, दिल्ली में सरकार बदले भी 7 महीने 8 दिन हो गए टोटल। तो इतने दिनों में आपको रेखा गुप्ता जी का कामकाज कैसा लगा? इनका सफाई को लेकर, या फिर यमुना की सफाई भी बीच में बहुत ज़्यादा मीडिया में चर्चा में था। देखिए, किसी भी सीएम को एक बार जब सीट पे बैठते हैं तो उनको पहले तो अपना पूरा एरिया को समझना पड़ता है कि यहाँ पर कितनी खामियां हैं। पिछली सरकारों ने इतना ज़्यादा माहौल को ख़राब करके रखा है कि उसको सही करने में एक टाइम तो लगेगा। और अभी चंद दिन हुए हैं, 6-7 महीने में। अभी उनको अपने अधिकारियों को भी ये समझना ज़रूरी है, जो उनको मशीनरी मिल रही है रेखा गुप्ता जी को, उस मशीनरी से किस ढंग से काम लेना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एक सरकार 10 साल तक काम करती है तो काफ़ी अधिकारी उस सरकार के साथ अटैच हो जाते हैं। तो बड़ा दिक्कत आ रही है उनको भी, रेखा गुप्ता जी को भी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा। केजरीवाल जी का तो रोना यही था कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। ये केंद्र सरकार के अंदर है, क्योंकि एनसीटी है दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो उसके बावजूद भी वो बोलते थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। बिना सरकारी मशीनरी के, शासन और प्रशासन का तालमेल के बिना आप अच्छे से शासन नहीं चला सकते। प्रशासन अगर आपका अच्छा है तभी शासन अच्छा होगा। तो जो इलेक्ट होके आए हैं और जो सिलेक्ट होके वहाँ पर काम कर रहे हैं, इनका दोनों का तालमेल नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। और ऐसा वो बोलते थे तो वो खामा अपने कमियों को छुपाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। और सर, अभी हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में भी कटौती की है। तो इन जीएसटी दरों में कटौती के बाद आपको लग रहा है कि सामान के रेट सस्ते हुए, जो लोगों की बेसिक जरूरत है जैसे कि सर्फ, साबुन, आप दूध, दही, जो डेली की जो हाउस नीड जरूरत है उसकी कुछ कम हुआ, आपको लगता है? देखिए, राहत तो मिलेगी, क्योंकि किसी न किसी चीज़ को जब आप एक लेवल पे बढ़ाया हुआ था और उसको कम करते हैं तो ज़रूर राहत मिलेगी। तो ये तो अच्छा किया है।
उन्होंने विचार किया, लेकिन जीएसटी लाया कौन था? लाए जीएसटी लाए भी यही थे, तो उस टाइम क्यों नहीं समझ में आया कि हम अपनी जनता पर इतना बोझ क्यों डालें? और आज कम की है तो जनता के त्राहिमाम करने के बाद अगर आप कम करते हैं तो उसका औचित्य नहीं बचता, क्योंकि उन्हीं को इतने साल से लूटा गया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो पॉलिसी फिर वापस ना लेनी पड़े। अभी हम सर एक दिल्ली के व्यापारी, कपड़ा व्यापारी का देख रहे थे, चांदनी चौक का इंटरव्यू था, अब वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पहले जो कपड़ों पे तो जीएसटी का रेट कम कर दिया उन्होंने, लेकिन कपड़ा जिस धागे से बनता है उसका 18% जीएसटी कर दिया, तो बात तो घुमा फिरा के फिर वहीं चला जा रहा है। देखिए, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो कपड़ा व्यापारी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसी तरीके से किताब पे पहले जो 6% जीएसटी लगता था, अभी वो कागज़ लेने पे 18% कर दिया है और किताब पे 0 कर दिया है। लेकिन किताब जो है बनती किससे है? बनती तो कागज़ से है। तो जब आम जनता को आप क्या समझ रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। 6% ज़्यादा था या 18% ज़्यादा हो गया? कागज़ अगर कोई खरीदेगा किताब बनाने के लिए तो वो 18% देगा। तो वो मैं समझता हूँ कि ये चालाकियाँ भी गलत हैं, जनता सब जानती है, और जनता को जब मौका मिलेगा तो इन चालाकियों का बदला लेना वो जानती है। सर एक मुद्दा और है, बिहार में आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, सारी सीटों पे चुनाव लड़ रही है। आप एनडीए के अलायंस है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे अगर आप सारी सीटों पे चुनाव लड़िएगा तो कुछ तो नुकसान होगा ना एनडीए को, या फिर एनडीए आपको वहाँ पे सीट नहीं देना चाहती, जैसे और भी उसके सहयोगी हैं, जैसे एलजेपी है, रामविलास पासवान की पार्टी है, और जीतन राम मांझी की पार्टी हम है। तो वैसे आपको भी तो 2-3 सीट या 4 सीट जो भी आपकी डिमांड हो वो दे सकते हैं, तो फिर मिलकर चुनाव लड़ लें। देखिए, हम राजनीति करने आए हैं, एक बदलाव की राजनीति। हम 2 सीट 3 सीट लेके हम अपने कार्यकर्ताओं को, जो मिशन हमारा मिशन है व्यवस्था में परिवर्तन, और जो सरकारें वहाँ काम कर रही हैं, अगर वही व्यवस्था में परिवर्तन कर देती तो हमें इतना ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता। हम अपने लोगों को 1 सीट 2 सीट की बजाय हम कहते हैं कि हमें सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता हमें सरकार चलाने का मौका दे, हमारे कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करे और हमारे कैंडिडेट को वोट करे। अगर वो वोट करते हैं तो हम लोग वादा करते हैं कि जो जितनी भी सरकारें आपने देखी हैं चलते हुए, उनसे अलग हम लोग सरकार चलाने का अनुभव रखते हैं और अच्छी प्लानिंग के साथ सरकार चलाएंगे। सर अभी मोदी जी 2 दिन पहले हमारे बिहार में थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ के महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम से 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं को अकाउंट में डाल दिए। एक ऐसा ही वादा मिलता जुलता दिल्ली की महिलाओं से भी किया गया था कि मतलब हम आएंगे तो महिला सम्मान निधि 2500 रुपया देंगे गरीब महिलाओं को। वहाँ पे गरीब तो नहीं लिखा महिलाओं को दिया जाए। तो ऐसी योजना तो अभी तक दिल्ली में आई नहीं, महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा है, एमपी में भी दिया जा रहा है, झारखंड में दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को इतना भेंट क्यों करवाया जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार ने इसकी लाडली बहन की योजना की घोषणा की थी, और उन्होंने जब सरकार नहीं बनी थी तब घोषणा की थी, और उन्होंने बोला था कि हम आपको 1500 रुपये महीना लाडली बहन को देंगे, महिलाओं को देंगे। और सरकार बनने के बाद ये पहले उप मुख्यमंत्री हैं अजीत दादा पवार, जिन्होंने उस राशि को बढ़ाकर 2100 कर दिया। और रही बात दिल्ली की या पंजाब की, अरविंद केजरीवाल ने झूठ की राजनीति से शुरू किया कि हम नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। ना दिल्ली में दिया, ना पंजाब में दिया, और वही चीज़ अगर बीजेपी कर रही है, दिल्ली में नहीं दे रही है। 7 महीना हो गया अभी तो। हाँ, तो वो देखिए, यहाँ पर राजनीति को समझना होगा। जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो वादे करते हैं, तो वो वादे पूरे करने चाहिए। अगर आपको जनता ने विश्वास दिया है, उस विश्वास पे खरे उतरना चाहिए। तो महिलाओं को मिलना चाहिए जो सम्मान राशि बोला है, और नहीं मिलता है तो उसका खामियाजा महिलाएं पूरी ताकत से, वोट की चोट से जवाब देंगी। तो वो तो, और रही बात बिहार की, तो बिहार में बिहार की जनता खुद समझदार है कि जिन्होंने 10 साल शासन किया है, और जो लोग पहले शासन करते रहे। 20 साल शासन हो चुका है, 2005 से लेके 2025 तक नीतीश कुमार है। 1-2 बार वो पलटी मार के लालू यादव के साथ आए, तो फिर पलटी मार के उधर ही चले गए। तो वही जो शासन जिन्होंने किया है, जनता उनको देख रही है और उनका इस बार बुरा हास्य करेगी।
और मैं आपसे अपील करूंगा कि ये न्यूज़ बिहार में भी चलाएं कि हमारे कैंडिडेटों को मदद करें, उनको जिताएं और फिर बदलाव की लहर को देखें। सर एक मुद्दा और है, पटना से लेके देहरादून तक कोई भी सरकारी एग्जाम होता है उसके पेपर लीक पहले हो जाते हैं, और जब छात्र अपना मतलब आंदोलन करने जाते हैं या फिर अपनी डिमांड उठाते हैं कि ये मतलब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो उस पर जम के लाठियाँ भांजी जाती। तो एक अदद नौकरी के लिए हमारे देश के युवाओं को मतलब लाठियाँ क्यों भांजी जा रही? अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो 30-35 हज़ार का उनको प्राइवेट जॉब ही दिलवा दें उनके ही इलाके में, ताकि वो दिल्ली बॉम्बे ना जाए कमाने। देखिए हमारा नारा है, राहत नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। नौजवानों से मैं भी अपील करूंगा, हमारी बेरोजगारी मुहिम से जुड़ें और इस मुहिम को उस लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि जिन सरकारों से आप भिड़ रहे हो वो सबल भी हैं, सक्षम भी हैं, शैतान भी हैं। आपको वो तंग करेंगे क्योंकि उनको पता चल गया है जितना आप बेरोजगार रहोगे उतना आप उनके झंडे लेके घूमते रहोगे। तो आपको एनसीपी ज्वाइन करनी चाहिए और फिर आप हमें बताइए कि पेपर कैसे लीक होता है। एक भी पेपर लीक हो जाए तो हम आपको वादा करते हैं कि कभी भी राजनीति में सरकार की तरफ से पेपर लीक नहीं होने देंगे, ताकि उन बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अभी लेह लद्दाख में प्रदर्शन चल रहा था कि लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसको 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है तो बेरोजगारी को खत्म किया। तो जो उससे मुख्य आंदोलन करता थे पर्यावरणविद या साइंटिस्ट, उनको जो लोकल वहाँ के बोलते हैं सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार करके NSA लगा के भेज दिया। तो आपको क्या लगता है सर, ये सत्ता का थोड़ा सा दुरुपयोग नहीं है? मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना मतलब देशद्रोह कैसे हो सकता है? या उन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे ही आरोप एक जमाने में हमारे यहाँ झारखंड में शिबू सोरेन जब झारखंड अलग राज्य की मांग करते थे, या फिर आपने सुना होगा जब उत्तराखंड की अलग राज्य की मांग होती थी तो मुलायम सिंह की सरकार होती थी, उस समय भी बहुत बार लाठीचार्ज हो जाता था, बहुत बार फायरिंग भी हुआ था। तो अलग राज्य मांग करना कब से बेहतर हो गया? मतलब ये हमारे देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिन राज्यों में बड़े राज्य हैं और वहाँ डेवलपमेंट में MLA, MP और CM तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर जैसे यूपी भी है, इनके छोटे छोटे राज्य बना के और इनको डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ की जनता, एक्चुअली शासन होता किसके लिए? जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए है। और अगर कोई अलग राज्य मांग रहा है, क्योंकि वहाँ तक अलग राज्य अलग है, हाँ, यूटी है अभी, हाँ यूटी है तो पूर्ण राज्य की दर्जा मांग रहे, तो उतनी प्राथमिकता देने में सरकार को गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यूटी से वो पूर्ण राज्य हो जाएंगे तो उनकी अपने हाथ में डेवलपमेंट आ जाएगा, और बहुत जरूरी है, होना चाहिए। वहाँ प्रतिनिधित्व आ जाएगा, जो अभी गवर्नर बैठे वहाँ पे एक मुख्यमंत्री बैठे, गवर्नर भी रहेंगे वो, तो उनके हाथ में आ जाएगा। और शासन करना, अपनी जनता के लिए अच्छा काम करना बहुत अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ इस पर विचार होना चाहिए। आंदोलन होते हैं तभी, चाहे तेलंगाना बना, चाहे उत्तराखंड बना, ये जितने भी राज्य बने हैं, आंदोलन सारे आंदोलन के बस देश पे ही बने, और जो भी शुरू में जिस आंदोलन को लीड किया गया उसको सेम ठप्पा लगाया गया कि आप ये होता है और ये रहेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपनी पावर को डिल्यूट करना, लेकिन बड़ी गलत बात है अगर ऐसा हो रहा है। हमने राज्यों को डेवलप होते हुए देखा है, चाहे तेलंगाना चाहे उत्तराखंड, आज वो अपने आप में सक्षम राज्य बने, तो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, और ये डिमांड चलती रहेगी। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फिर आपसे कभी